बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इस इलाके की वोटिंग तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 58 सीटों के चुनाव के लिए बीजेपी और सपा आरएलडी के बीच कड़ी टक्कर है। सपा आरएलडी की रणनीति है कि मुस्लिम और जाट के जरिए जंग जीतने की, वहां बीजेपी की रणनीति है कि फिर दबदबा को बरकरार रखना होगा। सपा की बिछाई गई चाल पर बीजेपी की चाल राजनीतिक चौसर जैसी ही दिख रही है। सपा आरएलडी ने बड़ी होशियारी से कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए। अखिलेश यादव आत्मविश्वास में है कि मुस्लिम वोटर सपा के अलावा कहीं नहीं जाएंगे और सपा आरएलडी की जीत हो जाएगी। लेकिन चुनाव के पहले अमित शाह ने बड़ी चाल चली है और वो है जाट वोटरों को अपनी तरफ खींचने की। तो वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने लगातार डोर टू डोर रोड शो और कैंपेन कर वोटरों के बीच जगह बना रखी है। प्रियंका गांधी ने पूरे दमखम के साथ पश्चिमी यूपी में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बात की जाए मायावती की तो बीएसपी का हमेशा एक कोर वोट रहा है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में किसको किसका साथ मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या चौधरी पर चलेगा शाह का जादू? अखिलेश जैन की दोस्ती लाएगी रंग? किसके साथ देंगे जाटलैंड के जाट? किसान आंदोलन का चुनाव पर कितना पड़ेगा असर? हाथी की होगी सवारी या फिर पंजे पर लगेगी मोहर? इन सभी सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और बड़ी बहस में चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए बुधवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपना पूरा दमखम झोंक दिया। सभी ने जनता को लुभाने के लिए अपने अपने दाव चले और वादे और इरादों का बखान किया। 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। तो यूपी में आपको बता दें, पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। ये सीटें आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के अंतर्गत आती हैं। आपको बता दें, यूपी में कुल 7 चरणों में मतदान होना है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है बड़ी बहस में आपका। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। मनोज मिश्रा जी, लगातार जो चुनावी प्रचार था वो पहले चरण के लिए कल शाम 5 बजे थम गया है। अब ऐसे में लगातार जो संकल्प पत्र थे, जो वचन पत्र थे और आज भी घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी होगा। ऐसे में क्या लगता है मनोज जी, क्या ये समीकरण बदल सकते हैं वचन पत्र? क्योंकि बड़ी झड़ी लगा दी गई है, हालांकि दोनों के मिलते जुलते वादे इरादे हैं। ऐसे में क्या बदलाव आ सकता है और क्या पहला ही जो चरण है ये तय करेगा पूरे उत्तर प्रदेश का मतदान कैसा होगा? मनोज मिश्रा जी। जी, मुझे लगता है कि दरअसल पहले चरण के चुनाव से पहले कल वोटिंग होनी है, उससे पहले जो प्रमुख पार्टियों ने, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या प्रमुख विपक्षी दल की बात करें, जिस तरह उनका वचन पत्र, घोषणा पत्र जारी हुआ, संकल्प पत्र, उससे तो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, जनमानस, उनकी लॉटरी लगने वाली जी। लॉटरी इसलिए लगने की बात मैंने आपसे कही क्योंकि एक दूसरे की कॉपी और एक दूसरे से बढ़ने की होड़ लगी हुई है। जी। अगर उस पर बिंदुवार चर्चा कर ले, चाहे वो बिजली की बात कर ले, चाहे वो सीएनजी, चाहे वो घरेलू गैस की बात कर ले, या मतलब एक एक करके, चाहे वो कंप्यूटर की, लैपटॉप की, स्कूटी की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं पर चर्चा की है और जो बातें देने की कही है, वो कहीं न कहीं, क्योंकि हम और आप इस चैनल पे या अन्य चैनलों पे भी इस बात का जिक्र करते थे कि गन्ना, जिन्ना, कैराना, सहारनपुर, किसान आंदोलन, लगभग इन्हीं 4-5 चीजों को केंद्र में बिंदु रख करके दोनों पार्टियां अब तक प्रचार कर रही थी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी।
क्योंकि चुनाव से वो या वोटिंग से पहले चरण वोटिंग या दूसरे चरण 14 तारीख वोटिंग, उससे पहले इस तरीके का संकल्प पत्र और घोषणा पत्र जरूर, क्योंकि हमारे आपके मीडिया के जरिए लोगों तक ये बातें बड़ी तेजी से पहुंचती और पहुंच गई हैं। तो जनता को भी विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा कि 2017 में, 2019 में, 2014 में या 2012 में सभी पार्टियों ने जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र में वादे किए थे, क्या उसको पूरा किया या नहीं किया। दूसरी बात देखिए, ये बातें मैं इसलिए कहूंगा कि इन्हीं घोषणा पत्र में जब इनकी सरकारें बनती है और इसको पूरा करने में प्रदेश का बजट जाता है और अन्य अन्य योजनाएं कहीं न कहीं सफर करती हैं। तो फ्री के फंडे का उदाहरण तो लोगों ने केजरीवाल से लिया हुआ है। वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि उनको लगता है कि फ्री के फंडे में वोट मिलते हैं और जनता फंसती है, सरकारें बन जाती है, फिर देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन अभी भी ये बात कहीं न कहीं चर्चा में है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 139 सीटें, जिसमें 58 की वोटिंग कल होने जा रही है, ये अपने पुराने मुद्दों से, जबकि अंतिम समय तक चाहे अमित शाह जी हो, योगी जी हो या राजनाथ जी हो या मैं प्रधानमंत्री की बात कर लूं, डिजिटल और डोर टू डोर पहुंचने के जरिए इन्होंने पूरी कोशिश की। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इन्होंने भी अपनी पूरी पूरी ताकत लगाई है। झोंक दी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इसकी ही बात कर रहे हैं, इसी जाटलैंड की बात कर रहे हैं, हम इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा रुद्र प्रताप जी, और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार अब पहले चरण का चुनाव कल हो जाएगा, मतदान हो जाएगा, और अगर मतदान से पहले अगर हम देखें तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे और भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार लगे रहे, और अखिलेश और जयंत भी लगातार पड़े रहे, ये कह सकते हैं। अब क्या समीकरण वाकई जो घोषणा पत्र आए हैं, जो संकल्प पत्र आए हैं, जो वचन पत्र आए हैं, उनका बड़ा असर वोटिंग पे पड़ेगा, या फिर जो लगातार कहा जा रहा था किसानों का मुद्दा और ऐसे कई मुद्दे उठाए जा रहे थे, महंगाई का मुद्दा, कौन सा मुद्दा भारी रहेगा, किसको लेकर वोटिंग होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, घोषणा पत्र तो ऐसा हो गया है कि अब ये राजनीतिक रिश्वत की तरह काम करने लगा है। जी। देखिए, 2012-13 से पहले आप देखिए, तमिलनाडु बेहद प्रभाव वाले राज्यों की स्थिति में था, लेकिन उसके बाद वहां द्रमुक और नाद्रमुक के बीच में जो वॉर शुरू हुई, एक ने फ्रिज देना शुरू किया, दूसरे ने वॉशिंग मशीन देना शुरू किया, फिर किसी ने साइकिल, किसी ने मोटरसाइकिल देना शुरू की। आज तमिलनाडु कर्ज के राज्य में डूबा हुआ राज्य जाना जाता है। देखिए, इस पे कानूनी बाध्यताएं होनी चाहिए। ये एक बड़ी बारीक लाइन है कि क्या आप किसी को जो चीज दे रहे हैं वो उसके व्यक्तिगत उत्थान में सहायक है कि प्रदेश के उत्थान में सहायक है। अगर आप मिड डे मील को आप अपेक्षा कर रहे हैं कि मिड डे मील के लिए परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा फिर वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। क्या किसी घोषणा पत्र में ये जिक्र है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आर्थिक संसाधन मुहैया कराया जाएगा, या डेटा फ्री किया जाएगा, या मोबाइल उन बच्चों को दिया जाएगा जिनको उनकी जरूरत है? एक बड़ी चीज ये है। दूसरी बात, आप सरकारी स्कूलों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल फीस में इतनी ज्यादा वृद्धि कर चुके हैं एडमिशन के लिए, वहां कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जी, उनको लेकर कुछ भी नहीं है। जी, प्राइवेट स्कूल में आप देखिए फीस वृद्धि के लिए लगाम लगाएगा, ये किसी घोषणा पत्र में जिक्र नहीं। तीसरी बात, इंटरनेट का इतना ज्यादा विस्तार हो चुका, हॉस्पिटल से लेकर नगर निगम तक और विद्यालयों से लेकर यूनिवर्सिटी तक इंटरनेट से चल रही है। आने वाले टाइम में साइबर अटैक से बचने के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है, डेटा सेंटर का क्या प्रोग्राम रहेगा? रुद्र प्रताप जी, क्या राजनीतिक पार्टियां इन चीजों को भाप चुकी हैं कि हम सिर्फ वादे ऐसे करें जो लुभावने हो, जो जरूरत के हो, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता उनका जिक्र नहीं करती जो जरूरत है। जनता भी उन चीजों को देखती है जो पूरी तरह से लुभावने हो। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने राजनीतिक रिश्वत जैसे शब्द का उपयोग किया। कानूनी बाध्यताएं होती नहीं, आप घोषणा पत्र में कुछ भी कह दे। क्या कोई पूछेगा बीजेपी से कि उसने 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने का पिछली अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया, तो इस बार फिर से कर दिया है। ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ मैं आपको 3 या 4 चीजें ऐसे गिना सकता हूं जो उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में जिक्र किया था, इस बार भी कर दिया। तो वो उन घोषणा पत्र को रिव्यू कौन करेगा? क्या वो जनता से पहले माफी मांगेंगे कि उन्होंने इस वादे को रखा था और नहीं पूरा कर पाए? तो इसलिए घोषणा पत्र को जुमलेबाजी के तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सही में तो कुछ ऐसा तो नहीं होता जो उत्तर प्रदेश को बदलने की दिशा में सहायक हो। हालांकि अगर आप तुलना करें तो वोटों में तब्दीली जरूर आती है इन घोषणा पत्रों से, और बड़ी मात्रा में आती है। रुद्र प्रताप जी। जी
हाँ, फ्लोटिंग वोटर्स पे जो न्यूज़पेपर्स को देख के अपनी राय बनाते हैं, जो युवा वर्ग जो बड़ी तादाद में जुड़ता है, उनके ऊपर जरूर प्रभाव होता है, तभी ये घोषणा बिल्कुल पत्र का चलन ही बढ़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण दल है बसपा, वो कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं करता, लेकिन ठीक आप है। कह सकते हैं फ्लोटिंग वोटर्स पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल जी। बड़ा प्रभाव पड़ता है। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। आपसे भी मैं जान लेता हूं, जिस तरह से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश, और पहला चरण चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से वोटिंग में कवर करेगा, ऐसे में घोषणा पत्र महत्वपूर्ण होगा या मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, या जो दोस्ती नई नई हुई है जयंत और अखिलेश की वो रंग लाएगी, या शीर्ष नेतृत्व जो लगातार अमित शाह से लेकर लगातार प्रधानमंत्री तक दावे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वापस बरकरार रहेंगे और वापस सत्ता रिपीट कर पाएंगे? क्या रहेगा? देखिए, 2017 और 2022 के बीच में बहुत पानी बह चुका है, परिस्थितियां बहुत बदली हैं। आप देखेंगे जो एक ध्रुवीकरण हुआ था, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जाटलैंड की बात करते हैं, तो वहां एक कॉम्बिनेशन जाट और मुस्लिम का, राष्ट्रीय लोक दल का अपना एक वोट बैंक था। और जैसे ही वो गठबंधन टूटा, दंगे हुए, दंगे के बाद में जाट और मुस्लिम दोनों अलग अलग हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक दल का अस्तित्व संकट में आ गया। और उसको ही बचाने के लिए ये जो गठबंधन हुआ जयंत और अखिलेश के बीच, वो देखिए कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उसका असर नजर आ रहा है। किसान आंदोलन में जिस तरीके से जाट, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आंदोलनरत थे, तो किसानों में नाराजगी को कहीं ना कहीं एक मौके के रूप में आरएलडी ने लिया, और जो एक दूरी थी जाट और मुस्लिम के बीच में, वो कुछ कम करने की कोशिशें हुई जी। वो कितनी कम हुई ये तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जमीनी हकीकत, आरबी उपाध्याय जी इंटरप्ट करूंगा माफी के साथ, और मैं जिस तरह से आप कह रहे हैं 2017 और 2022 के बीच में जो पानी का बहाव है वो बिल्कुल बदल गया, और स्थितियां बदली हैं और इसका परिणाम भी बदलेगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है और आप भी मान रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि 2017 में जो जाट वोट था वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के हित में था और पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, तो पूरा वोट अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। और अगर ये 50-50 हुआ, और अगर हम बात करें अति पिछड़ा वर्ग के वोट की, तो अति पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो पिछली बार समाजवादी को गया था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हित में पड़ेगा। तो ये समीकरण समझने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। देखिए, जाट बटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो कहा कि भी पूरा गठबंधन को जाएगा, ऐसा संभावना नहीं दिख रही है। आप जमीनी स्तर पर जाइए, मैं गया हूं, मैंने देखा है वहां अभी भी एक आक्रोश मुस्लिमों को प्रति जाटों में और जाटों के प्रति मुस्लिम में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसको कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा वो डैमेज कंट्रोल कितना होता है। सच्चाई तो तभी पता चलेगी, अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। देखिए, अनुमान ये है कि बटेगा वो, बिल्कुल बटेगा। बिल्कुल बीजेपी ने अपनी एक पैठ बनाई है जाट वोट बैंक में, और जिस तरीके से बालियान को नेता बनाया है, और बालियान खाप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड में है, उसको नकारा नहीं जा सकता। वो बीजेपी के साथ है, और उनको ऐसा भी लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रही, अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता आ गई, तो मुस्लिम वर्ग हावी हो जाएगा और जाटों का रुकना वहां पर मुश्किल होगा, और दंगे होंगे और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होगी। ये परसेप्शन जमीनी स्तर पर है, और इसको मुस्लिम समुदाय भी मानता है कि भी कहीं ना कहीं जो अपराध था वहां पर, जो एक तूती बोलती थी अपराधियों की, उसमें कमी आई है। ये सर्वमान्य फैक्ट है। बिल्कुल। तो देखिए, ये चीजें इफेक्ट तो लाएंगी इलेक्शन में। बिल्कुल, मैं फिर वही कहूंगा, अगर जाट वोट बैंक बढ़ता है तो राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व संकट में आएगा। बिल्कुल, वो अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि लगातार जो जयंत हैं वो पहली बार इतने मुखर तरीके से भूमिका निभा रहे हैं या मुखर तरीके से नजर आ रहे हैं। अगर इस बार रालोद बेहतरीन नहीं कर पाई, अच्छा नहीं कर पाई, तो अपनी साख बचानी भी भारी पड़ जाएगी। मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाट अगर हैं तो ठाठ हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट
किसी को भी ठाठ करा सकते हैं। अब ये ठाठ किसके होंगे ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन अगर हम बात करें इन ठाठों की तो किस तरह से ये समीकरण बदल सकते हैं, किस तरह से इन समीकरणों में बड़ा परिवर्तन हो सकता है 2017 के मुकाबले 2022 में। देखिए, दरअसल मैं उपाध्याय जी की बात और आपके सवाल दोनों को आगे बढ़ाऊंगा। उसके पीछे कारण क्या है कि दरअसल जाट है तो ठाठ है, ये स्थितियां 2017 से पहले की अगर बात कर लें, 2017 के चुनाव में 47 से सीधे 325 का रिजल्ट पूरे प्रदेश में आया था। और ये उम्मीद मुझे लगता है कि मोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं या सभी विशेषज्ञों को भी नहीं था। लेकिन आज आपके चैनल से या हम सब पत्रकारों को या जो धरातल पर लोग काम कर रहे हैं उनको इतना अंदाजा तो है ही कि कहीं न कहीं 2017 की स्थिति नहीं, 2022 के चुनाव में स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन की जब आप चर्चा करेंगे तो मैं नहीं कहूंगा कि आप 2017 और 2019 गठबंधन भूल जाइए। लोगों को सपना भी नहीं आता था कि ऐसे गठबंधन मायावती और अखिलेश के होंगे जिसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 325 ले आएगी या 80 में 73 लेके आएगी। देखिए, होता क्या है कि गठबंधन एक अलग मैटर है, लेकिन मुद्दे भी कुछ होते हैं। 2017 में मुद्दा था मुजफ्फरनगर, कैराना और दंगा पीड़ित, दंगा परिवार, हिंदू मुस्लिम, वो सब चीजें में ऐसा नहीं। तो मनोज मिश्रा जी, वो जो दंगा था, वो जो पलायन था, वो जो मुद्दे थे, वो सब भूल गई जनता, अब ये मान रहे हैं आप? देखिए मैं बताऊं ना, जनता भूल तो नहीं जाती, लेकिन जनता अभी हम जो घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे थे तो और हमारे मित्र दुबे जी ने तमिलनाडु में दक्षिण भारत का जिक्र किया। दक्षिण भारत में मैं आपसे तो जिक्र करूंगा 1000-2000 जी मनोज मिश्रा जी, जल्दी समय का बहुत अभाव है, इसलिए जल्दी नहीं मैं खत्म कर रहा हूं। तो दरअसल अभी मुद्दे में उलझा, देखिए मुद्दे फिर गन्ना जिन्ना जात धर्म और जातियां बटी। पहले क्षेत्रीय दल में क्षेत्रीय प्रमुख जात के नेता होते थे, अभी उसमें भी हमने बांट लिया। हमने निषाद में, राजभर में, वीआईपी में, रावण में बहुत जो बंटवारा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 का जो पुनरावृत्ति करनी है सीटों में, वो संभव नहीं दिख रही, बहुत मुश्किल है। कारण इस बार मुश्किल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जाट पूरी तरह से जयंत या फिर अखिलेश को वोट दे देंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, रुद्र प्रताप दुबे, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक बार फिर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से समझना चाहेंगे आपसे, बहुत छोटे से रिएक्शन में, कि आखिर पूरा समीकरण क्या कुछ बदल सकता है, क्योंकि शुरुआत कल से ही हो रही है। जी देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में तो भाजपा बनाम सपा है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई है। बसपा भी वहां पे मजबूत स्थिति में है। जाटो वोट बैंक अभी भी कोर वोट बैंक उसके साथ खड़ा है और साथ में उसने मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, तो जाटो प्लस मुस्लिम वहां पे जरूर आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, वो चिराग पासवान वाली रणनीति को याद रखिएगा। बिहार में मायावती जी लगातार राष्ट्रवाद पे बात कर रही है, ब्राह्मणवाद पे बात कर रही है, तो उनका वही है कि अब भाजपा से जो वोटर टूटे या जो भाजपा से खुश ना हो लेकिन वो राष्ट्रवाद को पसंद करता है, तो वो गिरे तो बसपा पे गिरे। तो पश्चिम में आप बसपा की रणनीति को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे दलितों की उर्वरा भूमि रही है वो। जी बिल्कुल, बहुत छोटा सा रिएक्शन आरबी सिंह जी आपसे भी लूंगा। आरपी उपाध्याय जी, जिस तरह से लगातार हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कल मतदान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मतदान की जो लहर होगी वो पूरे उत्तर प्रदेश को तय करेगी, मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा कि भी दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके आता है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां उत्तर प्रदेश में पसीना बहाती हैं और कोशिश करती हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी एक प्रेजेंस दर्ज कराई जाए, मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई जाए और ज्यादा से ज्यादा सत्ता में भागीदारी। और उसी का परिणाम है कि देखिए वहां कांग्रेस भी पसीना बहा रही है, प्रियंका गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, बीएसपी भी, और राष्ट्रीय लोकदल का तो अपना एक अस्तित्व का प्रश्न है। आरबी उपाध्याय जी, बहुत छोटा सा मेरा सवाल है, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि कांग्रेस भी आज घोषणा पत्र जारी करने जा रही है बहुत लेट लतीफी के साथ। कांग्रेस जहां बिल्कुल एक मृत प्राय हो गई थी, उसका वर्कर ढूंढने से नहीं मिलता था, उसमें एक मजबूती आएगी और उसका वर्कर उत्साह के साथ काम कर रहा है जमीन पर। चलिए ठीक है, इसके परिणाम 10 मार्च बताएंगे कि क्या बदलाव होंगे और किस तरह के परिवर्तन होंगे। रुद्र प्रताप दुबे जी बहुत शुक्रिया, मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आरबी उपाध्याय जी बड़ी बहस में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।